को प्रेजेंटेड बाय शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जो संवाद आमने सामने नहीं हो पा रहा है वो टेलीफोन पर हुआ। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को फोन लगाया और बताया एनएससीएन के साथ ऐतिहासिक समझौता हो गया। ये अलग बात है, वो खापलांग गुट अब भी दूर है जिसने हिंसा की थी और जिसको लेकर भारतीय सेना ने बर्मा में घुस गई थी। बातचीत हुई, जानकारी दी गई, लेकिन यह बातचीत रस्मी तौर पर थी क्योंकि संसद का कल से कांग्रेस बाइकआउट कर रही है। 19 सांसद बचे हैं, 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित किया जा चुका है। बात आज कहां से शुरू की जाए? यह वाकई एक ऐसे दौर में देश है जिसमें संवाद बन नहीं रहा है, हंगामा हो रहा है, सावन का महीना है और सियासत शोर नहीं शोर कर रहा है। और इस शोर का मतलब क्या है? हमें लगता है कि इस दौर में देश आकर खड़ा है, दोबारा आपको आज़ादी की तरफ देखना पड़ेगा। आज़ादी का मतलब उस दौर में जिस वक्त पार्टियां नहीं थी, राष्ट्रीय सरकार थी, सबको देश की चिंता थी, सब ये मानकर चलते थे हाँ ये देश हमारा है। महत्वपूर्ण सत्ता नहीं थी, महत्वपूर्ण उस सियासत और इस सियासत के बीच लकीर खींचना नहीं था। तो आज पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं 1947 की, उस सरकार के जिसमें हर चेहरे आज की तारीख में बांट दिए गए हैं, लेकिन उस दौर में एक थे। नेहरू की अगुवाई में आजादी के ठीक बाद यह पहली और आखिरी राष्ट्रीय सरकार की तस्वीर है। 1947 में इसी कैबिनेट ने शपथ ली। राष्ट्रीय इसलिए क्योंकि इसमें हर धारा के नेता थे, हर संप्रदाय, हर धर्म, जाति, सूबे को इस मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश हुई। इसमें नेहरू के साथ पटेल भी थे तो बाबा साहब अंबेडकर भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और जॉन मैथाई भी, जगजीवन राम भी थे तो राजकुमारी अमृत कौर भी थी, भाभा, नियोजी, अयंगर से लेकर बलदेव सिंह भी इस कैबिनेट में मौजूद थे। लेकिन 1952 से लेकर आज तक यानी 2015 के दौर की संसदीय राजनीति को अब अगर परखें तो सियासी टकराव में इसी राष्ट्रीय सरकार से निकले चेहरे हैं जो मौजूदा वक्त में राजनीतिक पहचान के साथ अलग अलग राजनीतिक धारा बन चुके हैं। कोई कहता है सरदार पटेल हमारा है तो कोई कहता है नेहरू हमारा नहीं है, कोई कहता है बाबा साहब अंबेडकर हमारे हैं तो कोई कहता है जगजीवन राम हमारे हैं, कोई कहता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमारे हैं तो कोई किदवई को याद करता है। अंबेडकर को बीएसपी और दलित राजनीति करने वाले सब कुछ अपना मानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के विचारक हैं। जगजीवन राम से लेकर मौलाना कलाम और गोपाल स्वामी अयंगर तक को अलग अलग राजनीतिक धारा में इस दौर में बांटा जा चुका है। और असर इसी का है कि संसद के भीतर हो या बाहर, राजनीतिक निशाने पर नेहरू से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को हमेशा लिया जाता है। और देश से बड़ा दल और दल से बड़ी सत्ता होती चली जा रही है। और सत्ता पाकर या सत्ता पाने के लिए क्या संसद क्या सड़क, यह नजारा बीते 62 बरस का अनकहा सच है। इसके दायरे में संसद भी आती है और सड़क भी। क्या यह दौर वाकई एक राष्ट्रीय सरकार का पड़ा है? क्योंकि सत्ता के लिए अगर राजनीति आगे निकल पड़े तो ऐसे में देश बहुत पीछे छूटता चला जाता है। राजनीति कैसे किस तर्ज पे आगे निकल रही है, संसद के भीतर क्या हो रहा है, हम लौटेंगे उस पर, लेकिन उससे पहले दरअसल इस देश का जमीनी सच सियासत के आगे कितना छोटा पड़ जाता है या आज कहीं और नहीं बल्कि संसद से बहुत कम दूर दिल्ली विधानसभा की चौखट पर नजर आया। जिस लड़की का नाम लेकर सियासत हवा में घूमती चली गई, घुमड़ती चली गई, हंगामा होता चला गया, आज वो परिवार सड़क पर था और संसद तो नहीं कहें विधानसभा चल रही थी। जरा इस रिपोर्ट को देखें। हमारी सरकार ने स्पेशल सत्र इस महिला सुरक्षा के मुद्दे पे आज बुलाएं, इसके लिए भी मैं एक तरफ मीनाक्षी का परिवार तो दूसरी तरफ मीनाक्षी का नाम लेकर बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र का विषय। परिवार इसलिए विधानसभा के बाहर कि उसे न मुआवजा मिला न न्याय की आस पूरी हुई, और विधानसभा के भीतर बहस इस बात को लेकर कि हमने न्याय भी कर दिया और मुआवजा भी दे दिया लेकिन दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं। बाहर परिवार इसलिए बैठा है कि उसका दर्द कोई सुन नहीं रहा, और भीतर दिल्ली सरकार का दर्द इस बात को लेकर विफर रहा है
कि दिल्ली में जब उसकी अपनी विधायक सुरक्षित नहीं तो फिर किसी आम महिला का क्या कहा जाए। तो पहले मीनाक्षी के परिवार का दर्द सुनिए। पर जिस काम के लिए हम आए हमारी वो सुनाई नहीं हुई। मतलब हम ये चाहते हैं भाई उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और मतलब वो। तो दिल्ली के सीएम जिस मीनाक्षी के घर पहुंचे और 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर आए और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बस्सी भी जब केजरीवाल से मिलने पहुंचे तो ये कहने से नहीं चूके कि और भी 500 महिलाएं हैं, उन्हें भी 5-5 लाख रुपए दे दें। तो इसका मतलब निकाला क्या जाए? क्या बेटी के मौत का तमाशा हर किसी ने जिस तरीके से बनाया उसने मीनाक्षी के परिवार को उसी सरकार की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की लकीर खींचने का दावा हो रहा है। सुबह से हम आए हुए हैं, एक तो हमें अंदर आने नहीं दिया, फिर उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद फिर पता लगी तो तब वो हमें अंदर लेके गए। फिर उन्होंने अपने कैबिन में बैठाया, फिर उसके बाद फिर हमें विधानसभा के अंदर ले गए, फिर वहाँ बैठे रहे। उसके बाद में जब खत्म हुई जब तो उसके बाद में मीडिया वाले बहुत सारे दिया, तो हमें मीडिया से 1-2 से मिलने दिए, बाकी क्या चलो जल्दी चलो। तो सड़क पर बेटी का दर्द था और विधानसभा के भीतर दिल्ली के सीएम का अपना दर्द कि सरकार उनकी लेकिन कमान किसी और के पास। 2 महीने से नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में है दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच। 2 महीने में एक भी कर्मचारी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, एक भी केस इन्होंने अभी तक नहीं किया। अरे हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ ना। तो मुश्किल में है कौन? दर्द किसका बड़ा है? धोखा किसके साथ बड़ा हो रहा है? दिल्ली पुलिस खामोश है, दिल्ली सरकार गुस्से में है और 32 बार चाकुओं से गोद कर मार डाली गई मीनाक्षी के माँ बाप सड़क पर हैं, जो जिंदगी का रोना रो रहे हैं। पहले बेटी खोई और अब तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि अखबार ही नहीं इश्तेहार और पोस्टर में दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ मीनाक्षी का नाम उभरा या मीनाक्षी के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र उभरा और इस बाबत हर किसी ने लकीर सियासत की ही खींची। तो किसी भी मोड़ चौराहे से लेकर विधानसभा तक चले जाइए, पोस्टर दिखाई देगा प्रधानमंत्री सर या दूसरी तरफ नजर आएंगे केजरीवाल सर। अब ऐसे में सवाल ये है कि मदद और महिला सुरक्षा की सियासत पर क्या टकराव भारी पड़ रहा है या फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी निकलेगा। रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। समाधान की डगर पे कोई नहीं है। सवाल हमने शुरू किया था राष्ट्रीय सरकार की जरूरत है, दूसरी स्थिति आपने देख ली, तीसरी स्थिति बताएं। दरअसल इस देश में अब सरकारें को लगता है कि भगवान भरोसे ही सब कुछ चलना चाहिए, वही राहत दे देंगे, वही वोट दिला देंगे, मुश्किल में आएंगे तो उन्हीं से निजात मांग ली जाएगी। सावन का महीना है, रुद्राभिषेक तो होना चाहिए। देखिए जरा ये भी रिपोर्ट। भगवान शिव अगर रुद्राभिषेक से खुश होते तो आज सबसे ज्यादा खुश राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे और उनके मंत्रियों से होते। आखिर वसुंधरा ने 7 जिलों में 14 मंदिरों में हर सोमवार रुद्राभिषेक का निर्देश जो दे दिया है, इसके लिए बकायदा 50 लाख रुपए सरकारी खजाने से देने की बात भी हो गई है और हर मंदिर को 50-50 हजार रुपए दे भी दिए गए हैं, यानी बाकी रुद्राभिषेक के बाद। आज तारकेश्वर मंदिर में हम सभी ने मिलकर के राजस्थान के भले के लिए, राजस्थान के वैभव के लिए हमने आज पूजा अर्चना की है। यानी राज्य में काम हो ना हो लेकिन पूजा खूब हो रही है। बीते 2 शुक्रवार से मुख्यमंत्री दातिया के पीताम्बरा पीठ में जाकर बगलामुखी पाठ कर रही हैं। अब सावन में भगवान शिव को खुश करने की कवायद भी शुरू हो गई। वैसे इसके पहले पिछली सरकार में रहते हुए वसुंधरा राजे ने नवरात्रि में सरकारी खजाने से महाआरती कराने के आदेश दिए थे। तब विरोध होने पर दूसरे समुदाय के पूजा स्थलों के लिए भी पैसे भेज दिए गए। लेकिन इस बार मामला अलग है और इस बार शिवजी के रुद्राभिषेक के अलावे दूसरे समुदाय के पूजा स्थलों को अलग रखने पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। जो एक मंदिर तोड़ने के कारण विपरीत छवि सरकार की बनी, उसको कवर अप करने का एक प्रयास सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। यूं माना यह जा रहा है कि जिस तरह से संघ प्राचीन शिव मंदिरों को तोड़ने को लेकर वसुंधरा सरकार से खफा है, उस नाराजगी को भी वसुंधरा राजे ने इस सरकारी रुद्राभिषेक से कम करने की कोशिश जरूर की है।
लेकिन इतना ही नहीं, मसला तो यह भी है कि ललित गेट मसले में वो इस तरीके से फंस चुकी हैं कि संसद के भीतर भी बवाल होता है तो उनका नाम आ जाता है, तो जाहिर है रुद्राभिषेक तो करना पड़ेगा। यानी सवाल यह भी है कि क्या वाकई रुद्राभिषेक के बाद हर कोई खुश हो जाएगा या फिर खुद भगवान खुश हो जाएंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री धर्मभीरू महिला हैं और मंदिरों में पूजा पाठ करती रहती हैं। वो कहती भी हैं कि जब भी मुसीबत में होती हूँ मेरा ऊपर वाला सुनता है। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे ने निजी मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है और पूरे सावन 14 मंदिरों में सरकारी पैसे से रुद्राभिषेक होगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब इस सवाल का जवाब खोजा जाए कि सियासत करे शोर, इसका जिक्र क्यों हो रहा है। पहली बार ऐसा मौका जब लोकसभा में 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ये काला दिन है, पता नहीं कौन सा दिन है, लेकिन राष्ट्रीय सरकार का जिक्र जो हमने शुरुआत में की है, पहले सुन लीजिए लोगों ने 25 सांसदों को लेकर क्या क्या कुछ रूप में क्या की बात कही। मैंने हाउस में भी लीडर्स को बार बार बोला है, आपने अगर हाउस में भी देखा हो, मैं सुबह से एक प्रकार से इसको ये कर रही थी, नेमिंग भी कर रही थी, दिखा रही थी कि आई डोंट लाइक इट। मैं 8 दिन से इस बात को सहन कर रही। हद तो ये हो गई थी कि स्पीकर के सामने प्लेकार्ड्स लाए जा रहे थे। जो खुद स्पीकर जब अपोजिशन की सदस्य थी उस वक्त उन्होंने भी कई बार अपनी चेयर से उठ के प्रोटेस्ट किया। आज गणतंत्र के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है। आज हमारे आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई और साफ तौर से देखा जा रहा है कि ये बीजेपी का प्री मेडिटेटेड स्ट्रेटेजी है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस दल के सांसदों को चुना है। यकीनन बात तो है, लेकिन पिछले 20 बरस से संसद के भीतर सिवाय हंगामे के कुछ होता भी नहीं था। सवाल इसीलिए बड़ा हो चला है कि 25 सांसदों को निकाला गया। हमें लगता है कि क्या क्या आज हुआ, उस पर आने से पहले जरा आपको लिए चलते हैं संसद के अतीत में और समझने की कोशिश कीजिए हंगामा किस रूप में कैसे बरपता रहता है और संसद अपने लिहाज से हमेशा ठप क्यों हो जाती है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आजाद भारत के संसद की रवायत यही रही, संसद में हंगामा और हंगामे के बीच कार्यवाही ना होना। कोई पहली बार यह नहीं हो रहा। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो बीजेपी ने संसद में गतिरोध पैदा कर अपनी ताकत दिखाई और जब एनडीए सत्ता में थी तो कांग्रेस ने यही किया। 1987 याद कीजिए, बफोर्स घोटाला, 45 दिन तक संसद चली ही नहीं। और उसके बाद दिमाग में आपके 2010 में 2G घोटाले और कोयला घोटाले को लेकर जिक्र जरूर होगा। तब बीजेपी ने सदन चलने नहीं दिया और तब तक नहीं मानी जब तक उसकी मांगे मान नहीं ली गई। 2G पर तो पूरा शीतकालीन सत्र फूंक दिया गया और नतीजे में सामने आई संसद की संयुक्त समिति से मामले की जांच, जिसके लिए विपक्ष अड़ा था। और बाद में इसी जेपीसी ने तत्कालीन पीएम को क्लीन चिट दे दी और कैग के 1,76,000 करोड़ के नुकसान को भी सहज बता दिया। इसी तरह कांग्रेस ने रक्षा घोटाले को लेकर 23 दिनों तक संसद चलने नहीं दी थी। आलम तो ये था कि 1 बरस तक रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का बहिष्कार कर दिया गया। और फिर उसके बाद 2004 से 2014 तक जब यूपीए सत्ता में आई तो एक बार भी न जॉर्ज का जिक्र हुआ, न ताबूत घोटाले का जिक्र हुआ, न ही किसी को जांच में दोषी पाया गया और हर किसी को बख्श भी दिया गया। तो सवाल यही है, संसद को ठप करने से हासिल होता क्या है जो बहस से हासिल हो नहीं सकता। और आखिर संसद ठप है तो विपक्ष के लिए इसके मतलब भी कई हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का यही एक मौका है, सरकार के कामकाज को रोक देने का यही एक मौका है। लेकिन सवाल यहाँ जनता का है, जिसका भरोसा टूट रहा है। आशंकाओं के बादल उसके जहन में मंडराने लगे हैं, क्योंकि उसे बड़ी उम्मीद इसी संसद से रहती है और वो इसी दिशा में देखती है। संसद ठप है तो भरोसा डिगता है, लेकिन इस तर्क का इस दौर में कोई मायने नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए हर कोई लड़ रहा है और सत्ता में आने के बाद सत्ता उसके पास बनी रहे, संघर्ष इसी का है। शायद इसीलिए कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में, यह सब बेमानी है। पहले रिसिग्नेशन कराइए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, सारा शांत हो जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने यही कहा, आपके सामने भी यही कहा। तो सही क्या है, पहले डिस्कशन या पहले एक्शन? सही क्या है, पहले बर्खास्त कर दिया जाए, सबको निलंबित कर दिया जाए? रास्ता क्या है?
दरअसल सियासी टकराव तलवार की उस नोक पर आकर इस दौर में आकर टिक चुकी है, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी है। और टकराव इतना तल्खी भरा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, और टकराव इस हद तक होगा कि सोनिया गांधी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज करेंगी। जी, ये दौर टकराव का है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी। यानी एक्शन या डिस्कशन का मतलब हो चला है पहले सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान पर पीएम एक्शन ले, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है पहले डिस्कशन तो कर ही लीजिए। So all these people therefore stand automatically suspended from the service of the house. यानी इस्तीफा या बहस में संसद ठप ही नहीं हुई, बल्कि पहली बार यह सवाल बड़ा हो गया कि संसद के दोनों सदन को ठप करने के तरीके ही सियासी बिसात बन चुके हैं। क्योंकि लोकसभा में बहुमत की ताकत प्रधानमंत्री मोदी के पास है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष कहीं ज्यादा मजबूत है। यानी लोकसभा की हर चाल राज्यसभा में आकर कुंद पड़ सकती है। इसका एहसास मोदी सरकार को हो चला है। तो फिर देश चलेगा कैसे? क्योंकि हर विधेयक लोकसभा से निकलकर राज्यसभा में अटकेगा ही, और सरकार ने इसे लेकर बेचैनी दिखाई तो कांग्रेस को भी समझ में आ गया अगर संसद न चलने देने से सरकार परेशान हो सकती है, तो फिर हर मोर्चे पर कमजोर कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा राजनीतिक ताकत और मिल कहां सकती है। यानी संसद का हंगामा लोकसभा में कमजोर कांग्रेस के लिए राजनीतिक जीवन मरण का सवाल खुद ब खुद बनता चला गया। मैं जरा शाहजादे जी को पूछना चाहता हूँ, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? व्यापम स्कैम जितना बड़ा स्कैम, जहां 40 लोग मरे हैं, मर्डर होने एक के बाद एक आपका एक मित्र मरा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकता है। और असर इसी का है कि कुशल रीपैकेजर, सेल्समैन, न्यूज मैनेजर और हेडलाइन बनाने वाला कहने में देर नहीं की। यानी टकराव बहुत सीधा है। तो सत्ता बदलने के साथ काम करने का तरीका भी टकराव के साथ ही शुरू हुआ है। याद कीजिए, भूमि अधिग्रहण बिल का ड्राफ्ट बदल दिया गया, कांग्रेसी राज्यपालों को हटा दिया गया, कांग्रेस के दौर के नौकरशाह बदल दिए गए, कांग्रेसी सीएम निशाने पर आ गए, और ये टकराव बढ़ते चला गया। और कांग्रेस इस सच को समझ गई कि संसद ही उसकी राजनीति का आखिरी गलियारा बचा है, और शायद इसीलिए संसद का ये मानसून सत्र बीते 2 हफ्तों से ठप पड़ा है। तीसरा और चौथा हफ्ता बचा है, लेकिन वहां भी स्थिति माकूल नजर आती नहीं, और सरकार भी अब शायद इस पेंच को समझ नहीं पा रही कि विरोध कैसा भी हो, लेकिन सत्ता कभी विरोध से आगे बढ़कर विरोध नहीं करता, क्योंकि जनता ने चुना तो उसे ही है कि सरकार कैसे भी चलनी चाहिए। और लोकतंत्र का तकाजा यही है, टकराव हो लेकिन सरकार चले। सरकार चलेगी तो देश चलेगा, ठप स्थिति आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। इस बात को कौन समझेगा? सावन के महीने में नजरिया हर किसी का अलग अलग है, लेकिन हमने शुरुआत तो राष्ट्रीय सरकार से की थी। लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार की गलियों में। आखिरी विधानसभा सत्र चल पड़ा है, क्योंकि इसके बाद तो चुनाव होना है। देखिए एक विधायक महोदय को, ये जनता दल यूनाइटेड से यहाँ के हम हैं राजकुमार, होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, जाने वाले ओ सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, होए होए जाने वाले